नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और स्वागत है आपके SPN9 न्यूज में। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए अखबारों की सुर्खियां में, जिसमें हम आपको कराते हैं हर रोज सुबह देश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू। तो डालते हैं आज नजर और देखते हैं आज की कौन कौन सी हैं बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान को लेकर, जहां पर देश की सर्वोच्च अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में इच्छा मृत्यु का रास्ता साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं, संविधान पीठ ने सम्मान से मरने को मौलिक अधिकार माना, यानी कि जिस सम्मान से आदमी जीता है उस सम्मान से अब वह इच्छा मृत्यु भी मांग सकता है। जी हां, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी खबर पढ़ के बता दूं जो कि आपको भी और हमें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हुए कहा कि सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि जब इसे लागू किया जा रहा हो तो सख्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, यानी कि जब लागू किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। मौत की वसीयत, शीर्ष अदालत ने लोगों को जीवित रहते मौत की वसीयत लिखने की भी इजाजत दे दी है। इस वसीयत में व्यक्ति अग्रिम रूप से लिख सकता है कि जब वह लाइलाज कोमा में चला जाए या ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए जिसका इलाज संभव ना हो तो उसके जीवन को लंबा करने के लिए उसे वेंटिलेटर या कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली पर ना रखा जाए, और इसी दिशा में वह इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आदमी खुद से लाचार हो जाए और उसे लाइलाज बीमारी लग जाए, तो वो ऐसी स्थिति में इच्छा मृत्यु का रास्ता उसके लिए साफ। जी हां, उसके नीचे देखते हैं, वसीयत के लिए कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश बनाए हैं। जो लोग ऐसी वसीयत नहीं लिख सके, ऐसे लोगों के परिजन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार के कानून बनाने तक ये दिशा निर्देश लागू रहेंगे। जी हां, संविधान पीठ का फैसला, यह फैसला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कॉमन काज की जनहित याचिका पर दिया। संविधान पीठ में जस्टिस AK सीकरी, AM खानविलकर, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और अशोक भूषण हैं। जी हां, जिन्होंने फैसला लिया। अब इसकी मुख्य बात एक बार हम जान लेते हैं। आधार 2011 में अरुणा शानबाग मामले में निष्क्रिय अवस्था में जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी। दूसरा, विधि आयोग ने चुनिंदा सुरक्षा उपायों के साथ निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु की सिफारिश की थी। 15 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने न्यायालय को विधि आयोग की सिफारिश सूचित किया। अब देखते हैं इसमें खतरे की बात क्या है। कोई व्यक्ति एक समय पर मरने की इच्छा जाहिर कर सकता है, पर बाद में यह बदल भी सकता है। इच्छा मृत्यु देने वाले डॉक्टर पर मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है। यह कष्ट, पुनर्वास और बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल साइंस की तरक्की के लिए घातक है। अब इसमें शर्तें देखते हैं कि आखिर क्या है। गंभीर रूप से बीमार मरीज जिसके इलाज की संभावना नहीं है वह इच्छा मृत्यु लिख सकता है। बात नोट करने वाली है। दूसरी, सक्रिय इच्छा मृत्यु दी जाए या नहीं मेडिकल बोर्ड तय करेगा। परिजनों के आग्रह पर डॉक्टर की मौजूदगी में ही प्रक्रिया पूरी होगी। जी हां, ये सभी बातें जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, और उसने ये इस पर अपनी मोहर लगाई और बताया कि किस कंडीशन में आप इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं, और इसका रास्ता भी साफ किया। तो वहीं अब खबर आते हैं। देखिए, नव भारत टाइम्स ने भी इसको यहीं पर जगह दी है और खबर देखते हैं, सीलिंग नहीं रुकी तो अनशन। जी हाँ, दिल्ली में अभी से कुछ समय पहले से सीलिंग का कोहराम मचा हुआ है। व्यापारी संगठन, कारोबारी सब दुकानों में ताला लगा के सड़कों पर दिखने लगे थे, और उसी को लेकर विवाद अभी भी नहीं थमा है। मैं आपको बता दूं, CM केजरीवाल ने व्यापारियों के बीच किया ऐलान। आखिर क्या ऐलान किया है, जरा देखें। राजधानी में सीलिंग की सबसे बड़ी कार्रवाई के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाजपत नगर की अमर कॉलोनी पहुंचे और दुकानदारों से बात की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग की समस्या का समाधान नहीं होता
तो वो दुकानदार के साथ खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी हां, ये चेतावनी दे दी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। अगर 31 मार्च तक सेलिंग का मामला नहीं सुलझाया गया तो वो अनशन पर खुद बैठेंगे, खुद भूख हड़ताल करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में 3 महीने से सेलिंग चल रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। समस्या का समाधान मास्टर प्लान में बदलाव नहीं है, केवल केंद्र सरकार आदेश के जरिए निजात दिला सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के सेशन में आप सेलिंग को लेकर प्रस्ताव पास करेगी और केंद्र सरकार के पास भेजेगी। जी हां, उसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो 31 मार्च से अनशन किया जाएगा। यानी कि अब केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर 31 मार्च तक केंद्र सरकार ने इसका समाधान नहीं निकाला तो 31 मार्च से वो खुद व्यापारियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जी हां, और अब बात करते हैं जनसत्ता की, जिसने 6 मृत्यु के साइड में खबर दी है त्रिपुरा की। यानी कि मैं रूबरू कराना चाहूंगा आपको, विप्लव कुमार देव ने ली राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ। तरक्की के रास्ते पर पूरा देश त्रिपुरा के साथ। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि त्रिपुरा में कैसे लेफ्ट की सरकार थी और वहां पर बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई और किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन किया। और उसके बाद बीते दिन वहां पर विप्लव कुमार देव को सीएम का चेहरा बनाया गया, उन्होंने शपथ ली। और ये उन्होंने क्या कहा इस दौरान देख सकते हैं। विप्लव कुमार देव ने शुक्रवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। वाम मोर्चा के 25 साल के शासन का अंत कर भाजपा पहली बार त्रिपुरा की सत्ता पर काबिज हुई। राज्यपाल तथागत रॉय ने असम राइफल्स ग्राउंड में हुए समारोह में देव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपा नेता जिष्णु देव बर्मन की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यानी कि मुख्यमंत्री जो विप्लव कुमार देव बने हैं और जिष्णु देव बर्मन को जो कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर राज्य में नई भाजपा सरकार को केंद्र के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि तरक्की के रास्ते पर पूरा देश राज्य के साथ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं त्रिपुरा के लोगों से अपील करता हूं कि आइए हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं ताकि हम लोगों की जिंदगी बदल सकें। जी हां, ऐसे ये प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के सीएम की शपथ के दौरान कहा है। और उन्होंने आगे भी कहा है कि भाजपा के 5 और उसकी गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष एनसी देव बर्मन सहित 2 सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और ये मंत्री कौन से हैं? रतनलाल नाथ हैं, सुदीप रॉय बर्मन, प्रणजीत सिंह रॉय, मनोज कांति देव और सरकार में शामिल एकमात्र महिला मंत्री भी हैं जिनका नाम है शांतना चकमा, भाजपा से हैं। जबकि एनसी देव बर्मन और मेवार कुमार जमातिया आईपीएफटी से हैं। और अब बात करते हैं दैनिक भास्कर को लेकर, जहां पर दैनिक भास्कर के जहां पर बीते दिन कांग्रेस ने एक बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने हमला किया है केंद्र सरकार पर, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सोनिया बोली, मोदी जी पर अच्छे दिन का नारा वैसे ही उल्टा पड़ेगा जैसे अटल जी पर शाइनिंग इंडिया। जी हां, बहुत बड़ा हमला हम कह सकते हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मोदी जी पर अच्छे दिन का नारा वैसे ही उल्टा पड़ेगा जैसा अटल जी पर शाइनिंग इंडिया पड़ा था। यानी कि हम देख सकते हैं। और बीते दिन भी इन्होंने ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं 2019 में जो है कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा। जी हां, खबर में क्या है मैं आपको बता दूं। और इसके साइड में मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं जिस पर भारतीय क्रिकेटर जो है शमी पर पत्नी की हत्या की कोशिश और भाई पर दुष्कर्म का केस दर्ज। दी हाँ, ये भी मामला बहुत चल रहा है, इस मामले पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कांग्रेस की एक झलक दिखा दूं, कांग्रेस की खबर पढ़ा दूं। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद शुक्रवार को पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की रणनीति के साथ विपक्ष को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए अच्छे दिन का नारा वैसे ही उल्टा पड़ेगा जैसे वाजपेयी सरकार के लिए शाइनिंग इंडिया का नारा साबित हुआ था। भाजपा ने
लुभावने वादे किए थे, हम रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे, हम एनडीए की सत्ता में वापसी नहीं होने देंगे। बता दें कि सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने के उद्देश्य से 13 मार्च को विपक्ष के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। जी हाँ, और उन्होंने और भी क्या क्या कहा है, इसकी मुख्य बातें हम जरा बता दें आपको। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वास जताया 2019 में लौटेगा यूपीए, उन्होंने ये भी विश्वास जताया है। और इसके साथ ही मैं जाते जाते क्रिकेटर शमी की खबर से एक बार आपको हम रूबरू करा दें। पत्नी की शिकायत पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ यहां जादापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शमी के अलावा उनकी मां, बहन, भाई और भाभी का नाम भी इनमें शामिल है। जी हां, क्रिकेटर पति पर हत्या की कोशिश और उनके भाई पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया है। इसमें घरेलू अत्याचार, मारपीटने, धमकाने के आरोप भी शामिल है। हसीन जहां का आरोप है कि शमी ने उनको भाई के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, जहां ने क्रिकेटर के खिलाफ मैच फिक्सिंग जैसे आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस को दी शिकायत में इस संबंध में कुछ नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पुलिस को दी शिकायत में इस संबंध में कुछ नहीं है। जी हाँ, भारतीय बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं शमी, और उन पर लगातार कई दिनों से घमासान मचा हुआ है और इनकी पत्नी को लेकर कुछ अनबन हो गई थी और उन्होंने बताया कि मैंने हर मदद की मुमकिन कोशिश की, बातें बताई, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरी में उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन पर किस तरह जो अत्याचार हुए, कथित तौर पर जो उन पर अत्याचार हुए और जो शमी पर आरोप लगाए, वो सभी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिए। और इसके बाद शमी पर एफआईआर और उनके परिवार के खिलाफ कई सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने कराया आपको देश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही देश की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।